अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक नए स्टूडेंट आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। तो आपको जो है वो इनकी स्कॉलरशिप स्टोरी जो है वो हम थोड़ी सी बताएंगे आपको। तो बगैर कुछ डिले किए तो सीधे मैं आपको लिए चलता हूँ फराज भाई की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम वकास भाई। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी एजुकेशन पाकिस्तान से वो किस जगह से। वकास भाई, मेरा जो बैचलर्स है वो भी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नफ्ट से है। और 2019 में ये कंप्लीट हुआ था। और फिर फ़ौरन ही मैंने एमएस में भी एडमिशन ले लिया, वो भी नफ्ट में ही। अच्छा, तो ये आपका मेजर कौन सा था? मेजर मेरा था मैथमेटिक्स और स्पेशलाइजेशन थी फ्लूइड मैकेनिक्स में। अच्छा, और स्पेशलाइजेशन जो एमएस में उसकी जी बात कर जी, रहे हैं? एमएस में। अच्छा, तो दोनों में ही आपकी आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स था। जी जी, दोनों में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ही था मेरा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये है कि अगर आप नफ्ट कभी गए हों, अगर विजिट किया हो तो हमारा स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज जिसमें मैथमेटिक्स थी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला स्कूल आमने सामने थे, बस इतना ही डिफरेंस था। अच्छा अच्छा, तो वहाँ आपका बैचलर वो 4 इयर्स जी, बैचलर 4 ईयर और और एमएस टू एमएस ईयर 2 इयर्स। जी। अच्छा, और इन दोनों में कोई गैप नहीं? कोई गैप नहीं है। और मास्टर के बाद आपने कोई जॉब वगैरह या? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने जॉब नहीं की, क्योंकि जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई, बल्कि डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही मेरा प्लान था कि मैंने पीएचडी के लिए बाहर ही जाना है, किसी ना किसी मुल्क, पाकिस्तान में नहीं रहना। अच्छा, तो ये कब से आपने अप्लाई करना शुरू किया? ये मेरा डिफेंस एक्चुअली हुआ था फरवरी 2022 में। तो मार्च अप्रैल मई में जाके मेरी कन्वोकेशन हुई, तब मेरे डिग्री मुझे मिल गई। एचईसी से जैसे ही मैंने अटेस्टेशन करवा के, तो मैंने फ़ौरन से अप्लाई करना शुरू कर दिया बाहर के लिए। अच्छा, तो आप किसी भी प्रोफेसर की जो ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस, वो आप किस तरह सर्च आउट करते थे कि इस प्रोफेसर को मैं जो है वो कांटेक्ट करूं? बिल्कुल वकास भाई, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, इवन कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं इस चीज़ का पता था। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि कैसे गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च करना है। तो गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च किया, जब फ्लूइड मैकेनिक्स था मेरा तो फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने सर्च किया। उसके बाद साइटेशन वाइज सारे के सारे प्रोफेसर आ जाते हैं। तो मैंने पहले 2-3 पेज तो छोड़ दिए, क्योंकि उनकी साइटेशंस जो होती हैं कोई 50-60 हज़ार 70 हज़ार में होती हैं, तो कुछ वो फौत भी हो गए होते हैं और कुछ वैसे ही रिटायर होने वाले होते हैं, तो इसलिए वो रखते नहीं हैं। उनके बाद वालों को मैंने ईमेल करनी शुरू की है। पहले उनकी प्रोफाइल देखी, उनके पेपर्स एक दो देखे। अगर मुझे वो समझ आते थे, मुझे पता था कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ आगे, तो फिर मैं उनको ईमेल करता था। ईमेल का भी मैं आपको बता दूं कि ईमेल करने का भी एक ही तरीका है जो अच्छा मुझे सबसे लगता है। उसमें ये है कि आप 3 पैराग्राफ पे एक ईमेल लिखें। पहले पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना बताएं कि मैंने मास्टर्स किया है, यहाँ से किया है। दूसरे पैराग्राफ में अपने मास्टर्स की मास्टर डिग्री का जिस्ट लिखें, खुलासा उसका। और तीसरे पैराग्राफ में आप प्रोफेसर को बताएं कि मैंने तुम्हारे कुछ आर्टिकल्स रिव्यू किए हैं और मैं तुम्हारी प्रोफाइल से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। तो जिसकी वजह से मुझे, अगर तुम्हारी लैब में पीएचडी सुपरविजन अगर मिल जाए, आपकी सुपरविजन में अगर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, अगर आपकी लैब में अवेलेबिलिटी है, तो काइंडली मुझे कंसिडर करें आप। अच्छा, तो सब प्रोफेसर्स को इसी तरह इसी पैटर्न से बिल्कुल वकास भाई, कांटेक्ट किए? बिल्कुल इसी तरह मैंने कांटेक्ट किया, और मैक्सिमम एक दिन में 2 या 3 लोगों को ही ईमेल होती थी, क्योंकि प्रोफाइल पहले पढ़नी, फिर पेपर देखने कि क्या हम उस पे प्रोफाइल पर पूरा भी उतर रहे हैं या नहीं, या उसकी फील्ड में हम आगे काम भी कर सकते हैं या नहीं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अच्छा, तो जिस जगह पे आज आप बैठे हैं साउथ कोरिया में, इस जी। प्रोफेसर के अलावा आपके पास और कितने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए? वकास भाई, तकरीबन मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने जो ईमेल्स की थी वो तकरीबन 100 के करीब की थी लोगों को, अच्छा। जिसमें मैंने, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया का कोई मुल्क छोड़ा होगा, सिवाय इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इनके अलावा।
तो बहुत सारी स्टार्ट में तो बहुत सारी रिजेक्शंस आई थी क्योंकि अभी ईमेल करने का तरीका नहीं सही से पता चला था। जैसे ही थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई, समझ आनी शुरू हो गई, थोड़ी समझ के जब ईमेल करना शुरू की, तो मेरे पास जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी वो एक आपको शायद पता होगा कि रशिया के साथ बिल्कुल एक कंट्री लगता है लातविया, आता वो यूरोप में है। उधर अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास जाने के लिए। उसके बाद कनाडा के एक प्रोफेसर थे, लेकिन वो कह रहे थे कि वो फुली फंडेड नहीं थे। वो मुझे कह रहे थे कि हम 70% स्कॉलरशिप देंगे, तो वो मुझे सूट नहीं करता था। इसके बाद स्लोवेनिया में एक प्रोफेसर थे। उसके बाद ऑस्ट्रिया में भी थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं 30% दूंगा, जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका उधर। बाकी चाइना में तो बहुत ही आसान है क्योंकि उधर एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है इजीली, और सीएससी स्कॉलरशिप भी आपको हर किसी को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो मेरा लोगों को यही है कि अप्लाई करें हर जगह पे। चाइना को भी ना, कुछ लोग मैंने देखा है कि चाइना को कहते हैं कि नहीं यार, चाइना से डिग्री नहीं करनी, चाइना की डिग्री नहीं मानी जाती। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा मशवरा ये है कि फ़िलहाल आप हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर डिग्री के लिए या पीएचडी के लिए आप एक दफ़ा निकल जाएं चाइना से, चाइना के लिए। एक उसके बाद फिर आप मूव कर सकते हैं यूरोप वाली साइड पे या यूएस वाली साइड पे, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ, ये भी मैंने पहले बताया था कि कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट अगर यूएस जाना चाहते होते हैं लेकिन नहीं बिल्कुल, जा सकते बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि उनके पास वो बैचलर पाकिस्तान से होता है, तो डायरेक्ट यूएस जाना थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होता है। बहुत मुश्किल। तो और उनके लिए ये है कि वो एमएस मलेशिया ये एशियन कंट्रीज़ में अगर चले साउथ जाएँ, मैं कोरिया, आपको इसी चाइना, तरह मेरे जापान, यहाँ से वो एमएस करें और फिर यहाँ से वो निकल जाएं आगे यूरोप। बिल्कुल, मेरे कुछ दोस्त भी रिसेंटली इसी साल में यूएस भी गए हैं और कुछ चाइना गए हैं। लेकिन जो चाइना एक मेरे दोस्त गए हैं, उनका असल में यूएस वालों एम्बेसी का वो इंटरव्यू लेते हैं एक्चुअली। इंटरव्यू का ये सीन है कि वो बंदे ने उनको ये नहीं पता कि एक बंदे ने अगर अप्लाई किया है तो उसकी पूरी एक साल की मेहनत है उस एप्लीकेशन को पुट करने में। हम्म। लेकिन जो उधर वीज़ा ऑफिसर बैठा है इंटरव्यू लेने वाला, वो सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट में ये कैसे जज कर सकता है कि ये एक जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं है। वो हम्म। 1 मिनट में आपको कह देता है कि वीज़ा रिजेक्ट है आपका, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल दिया या अप्रूव कर दिया। तो इसलिए यूएस को थोड़ा सा कम टारगेट करें क्योंकि यूएस के लिए एप्लीकेंट इतने ज़्यादा हैं। असल में वो फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं कि कम से कम लोग मूव कर सकें। और हम्म। वैसे भी आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो वीज़ा, मेरा ख्याल है कि सारी एम्बेसीज वाले वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं आपके। बेशक वो स्टूडेंट वीज़ा हो चाहे आपका फुली फंडेड हो, उसके बावजूद वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, चलो। तो ये सारी आपके पास इन जगहों की पॉजिटिव रिप्लाई थे। जी तो जी। इस प्रोफेसर को चूज करने की बिग रीजंस जो हैं वो क्या है? एक्चुअली एक तो मेरा जो, टू बी ऑनेस्ट, वाकई में मेरा साउथ कोरिया मेरा फेवरेट कंट्री था, तो मैं इधर आना चाहता था। पहली रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न ये थी कि स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिल रहा था मुझे। दूसरी रीज़न ये थी, और तीसरी रीज़न ये थी कि मैं इधर आके एक नई चीज़ सीखना चाह रहा था। फ्लूइड मैकेनिक्स में ही था, लेकिन फाइनाइट एलिमेंट मेथड और पाइथन वगैरह ये मैं एक सीखना भी चाह रहा था। और मुझे बिल्कुल इसी डायरेक्शन में सुपरवाइज़र मिल गए। इन्होंने मुझे वेलकम किया और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ और रहूँगा भी। अच्छा, तो अगर रफली आप बताओ पाकिस्तानी अमाउंट मंथली जो है वो आप कितनी रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे? तो मैं पाकिस्तानियों का हो सकता है उनकी राल टपके तो वो अप्लाई करना शुरू हो जाए। मुझे इधर कोरियन वॉन में अगर मैं अमाउंट बताऊँ, वो है टू कोरियन वॉन में क्या समझ आएगी पाकिस्तान को? कोरियन वॉन में, चलें पाकिस्तानी रुपीस में अगर हाँ, बता दूं, पाकिस्तानी रुपीस में बताएंगे तो तो राउंड अप कीजिए। ये तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा है अमाउंट जो मुझे मेरे प्रोफेसर से मिलेगी। हाँ, तो वो मैं भी यही कह रहा था, आप एक दफ़ा जा रहे थे ना तो वो एक बंदा वो कह रहा था आप नर्स से इधर आ गए। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस बंदे से कहा, मैंने कहा स्टाइपेंड अच्छा है और बिल्कुल। प्रोफेसर भी अच्छा है, मेहनत करने वाला है, तो और इसीलिए। तो उस वक्त तूने कहा था कि वो मुझे कोई 250 भी रुपए में भी नहीं रखे वही तो मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ ना, में। मुझे 5.5 लाख रुपए में इधर सुपरवाइजर ने दे रहे हैं मुझे, तो यही 5.5 हजार रुपया भी मुझे कोई मंथली नहीं देगा। और दूसरी बात, विकास भी सुपरवाइज़र मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट और इतने हेल्पिंग हैं जिसकी कोई हद नहीं। इनको भी पता है कि यार, अगर आप किसी नए कंट्री में जाते हैं, आपको सेटल होने में कुछ टाइम लगता है। तो इन्होंने मुझे अभी कहा है कि मैं आपको अभी कोई काम नहीं दे रहा करने के लिए, आप अभी अच्छी तरह सेट हो जाएं, बिल्कुल जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है। इवन कि इन्होंने ये कहा कि स्टाइपेंड आपका थोड़ा सा लेट शुरू होगा,
लेकिन आपको अगर फिर भी फाइनेंशियल कोई सपोर्ट चाहिए तो मुझे आपने लाज़मी बताना है। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? अच्छा, वैसे ना हम स्टूडेंट्स को ये गाइड करते होते हैं कि जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाए ना, तो आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में अगर कोई पाकिस्तानी है, उनसे कांटेक्ट करके ना अपने सुपरवाइज़र के बारे में पूछ लें कि ये सुपरवाइज़र कैसा है। अगर उस लैब में है फिर तो वेल एंड गुड है, आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप वो आपको सही से बताएगा कि आप बिल्कुल। ये जो सुपरवाइज़र है जिसके पास आप आ रहे हैं और मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ, तो रूटीन क्या है और लैब का रिकॉर्ड क्या है पिछला। तो वो सारा आपको एक ना ओवरव्यू मिल जाएगा प्रोफेसर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, सब कुछ। लेकिन आपको तो इधर कुछ भी नहीं पता था और हमारे जो ज़हन में एक इमेज बना हुआ था, क्योंकि जब हम आए थे ना तो यहाँ पे कुछ वियतनामी और कुछ चाइनीज़ थे प्रोफेसर के अंदर। जी, जी। तो वो जल्दी जल्दी से अपना एमएस किया, पीएचडी करके निकल गए। तो बिल्कुल, अब लैब बिल्कुल खाली थी। तो बिल्कुल ऐसे उसके ही बाद होता आ गए आप। है। जी, और हमें ये पता पता था कि प्रोफेसर जो है वो सिर्फ काम लेने वाले हैं। और वो लड़के भी ऐसे होते थे कि रात को बैठे होते थे ज़्यादातर। तो हमने कहा ये तो आप आके फंस गए, लेकिन जब आपने बताया प्रोफेसर की नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये मतलब हमें खुशी होती है कि आपने जो है वो सही डिसाइड किया और डिसीजन आपका आगे भी अच्छा ही रहे। क्योंकि बहुत इंशाल्लाह। दुख होता है कि एक बंदा वहाँ से जो है सब कुछ छोड़ के जब आता है ना यहाँ पे, और फिर उसके बिल्कुल, बाद कहता है कि यार अब मेरे पास सिवाय छोड़ के वापस जाने के और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा हम भी ये वकास भाई बड़ी अच्छी बात की है आपने, क्योंकि ये जो चीज़ होती है आप अगर आते हैं तो आप एटलीस्ट कम से कम आप 7 से 10 लाख रुपया लगा के आते हैं, क्योंकि आप हम्म, पहले मंथ का थोड़ा सा लेकर भी आते हैं अपने पास। कुछ आपकी 2-2.5 लाख की टिकट होती है, बाकी आपने आने से पहले कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी होती है। उसके बाद एम्बेसी की फ़ीस होती है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के, सारा कुछ मिला के तकरीबन रफली मैं अगर बताऊँ तो 7 से 10 लाख रुपया ये खर्चा होता है। उसके बाद आइल्स भी आपने देना होता है। तो आजकल आइल्स ही इतना महंगा हो गया, मेरा ख्याल 65,000 का हो गया है। तो ये सारा कुछ अगर आप करके आते हैं, उसके बाद इधर आके आप कहें कि अब मैंने छोड़ के वापस जाना है, तो यार पहले आप आए ही क्यों थे? आप पहले डिसाइड करके आए ना कि आप इस फील्ड में आगे चल सकते हैं या नहीं कर सकते, इस प्रोफेसर के साथ आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। नहीं, ये कभी कभी ऐसे भी होता है ना। अब मेरा एक दोस्त है, वो जी, जी। मेरा क्लास फेलो था। तो उसने कहा था यार मैंने आना है और मैंने यहाँ पे ना एमएस करनी है। तो मैंने उसको बताया था यार ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे आसपास, यहाँ पे कांटेक्ट करो। तो थानम यूनिवर्सिटी में उसका एक प्रोफेसर अप्रूव उसने अप्रूव किया था कि ठीक है आप आ जाओ। ठीक है, वहाँ पे एक बांग्लादेशी था ऑलरेडी। ठीक है। उस उससे मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार इस तरह मेरे एक दोस्त का एडमिशन हुआ है। तो वो कहता है यार ये बंदा सिर्फ काम मांगता है। तो ठीक। मैंने उसको बताया और मैंने कहा यार तू है भी मेहनती, वो जिस लड़के के लिए वो एडमिशन हुआ था ना, सही, सही, मुझे पता था कि वो सही। काम कर बिल्कुल। लेगा। लेकिन जब वो आया तो उसकी दौड़े लग गई, सुबह दोपहर शाम। प्रोफेसर तंग करी जाए, तंग करी जाए। ये काम करके दे रहा, प्रोफेसर कह रहा है नहीं उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह मैं चाह रहा हूँ। अब पता नहीं प्रोफेसर क्या चाह रहा था। साल बाद फिर पहले उसने प्रोफेसर ने उस लड़के का स्टाइपेंड बंद कर दिया कि आपको स्टाइपेंड नेक्स्ट मंथ से नहीं मिलेगा। वो लड़का फिर भी उधर ही रहा। मैंने कहा यार अभी तो इधर ही रहना जब तक वो ये ना कह दे कि आप निकल जाओ, मतलब हम्म। आप चले जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे। बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन प्रोफेसर ने उसको कहा कि आप आज़ाद हो, निकले जहाँ मर्जी जाओ। फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया और कहा वकास अब ये स्टेज आ गई है, तो अब क्या करूँ? फिर मैंने कहा ठीक है, अब प्रोफेसर ने इजाज़त दे दी है, अब आप ऐसे करो आप नई जगह अप्लाई करना शुरू कर दो। और उस वक्त कोविड पीक पे था। अच्छा। हाँ, उस वक्त मैंने कहा था अब ये ऑप्शन है, ऑप्शन अवेल करो। और इमिग्रेशन वाले को कहो कि ड्यू ड्यू टू द कोविड मैं जो है वो वापस नहीं जा सकता। वापस चला गया तो वीज़ा नहीं मिलेगा, एम्बेसीज वगैरह बंद हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप यहीं से जो है वो मेरा एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दें। और उसने थ्रू प्रॉपर चैनल एडमिशन प्रोसीजर को ना फॉलो किया, अडॉप्ट किया। पहली यूनिवर्सिटी से उसने प्रॉपरली अपना एडमिशन कैंसिल किया, प्रोफेसर के सिग्नेचर लिए और एडमिशन ऑफिस वालों को सारा क्लियर किया। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में उसने गया, वो प्रोफेसर से अप्रूव वो ली और सब कुछ उसका ना थ्रू प्रॉपर चैनल उसका जो है वहाँ पे एडमिशन हुआ। और वो फिर एक जगह से दूसरी जगह उसने मूव किया। और इमिग्रेशन ऑफिस वालों को थ्रू जो है ना वो उसने इन रखा। तो उसने सही। मतलब कोई इस तरह का वो शॉर्टकट लेना या इस तरह का
कि बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल। हो जाए या वो हो जाए, या बीच में से मैं मतलब इस तरह करके निकल जाऊँ, पिछले को ना पता लगे प्रोफेसर को, या अगले को ये ना पता हो कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, या इस तरह नहीं, बिल्कुल क्लियर रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप देख रहे हो कि यार अब वो पीछे वाला ऑप्शन बिल्कुल ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या मतलब आप अब एक ही ऑप्शन थोड़ा ही है आपके पास, आप दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो। अगर बिल्कुल आपके मतलब रिस्क में यही लिखा हुआ है कि आपने इधर से ही खाना है खाना, फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही यहाँ है। यहीं का रिस्क लिखा हुआ है, ऐसे ही तो है। कोई भी आपको निकाल नहीं सकता। तो वो बिल्कुल। फिर उसने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में मूव किया, और वहां से उसका एमएस, और आज वो यूएस बैठा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह, वकास भाई रिस्क से एक बात मुझे याद आ गई कि मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जीपीए बहुत अच्छी हो या आप गोल्ड मेडलिस्ट होने चाहिए। मैं अपना बताऊँ कि मैं क्लास का बैक बेंचर स्टूडेंट था और मेरी सीजीपीए बैचलर में बहुत ही कम थी, जिसको कहते हैं ना कि बहुत कम वो थी। और एमएस में भी मेरी सीजीपीए पूरी क्लास से कम थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी देखूँ अपनी पूरी क्लास से सबसे अच्छी जगह पे बैठा हूँ और सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड ले रहा हूँ मैं। है। अच्छा, माशाल्लाह। और कुछ दोस्त यूएस गए हैं, लेकिन यूएस का ये है कि वो स्टाइपेंड जितना ज़्यादा देते हैं, लेकिन उधर फिर टैक्सेस उतने हैं, उधर एक्सपेंडिचर्स इतने हैं, आपके पास सेविंग नहीं होती। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोरिया में मैं सेव कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो चलो अब यहाँ से नेक्स्ट ये आप बताएं कि इस प्रोफेसर को भी आपने चूज करने के बाद, फिर जब यहाँ का आपने एडमिशन वगैरह प्रोसीजर फॉलो किया, जी जी। एडमिशन के बाद फिर अगला स्टेप होता है ना वीज़ा का। जी जी, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट वीज़ा के स्टेप बारे होता में है। आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने सुना है स्टूडेंट्स के वीज़ा वगैरह रिजेक्ट हुए हैं। जी जी बिल्कुल। वकास भाई मैंने सुना है, मैंने भी, और मैंने जब मैंने अप्लाई किया तब मैंने देखा भी कि वाकई वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। एक्चुअली ये जब से, मैं अब पॉलिटिकल बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये रियलिटी है, इस चीज़ को मानना चाहिए कि पिछले 1.5 साल से कुछ ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट होने शुरू हो गए हैं। खासकर पिछले स्प्रिंग 23 में जो वीज़ा रेशो थी वो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन की थी। तो अभी फ़ाल में फिर भी कुछ लगे हैं वीज़े, क्योंकि अभी उनका मैंने सुना था कि 12 अगस्त के बाद उनका जो वीज़ा ऑफ़िसर था कोरियन का, वो चेंज हुआ था, कोरियन एम्बेसी का पाकिस्तान के अंदर। तो शायद इस वजह से थोड़ी-सी वीज़ा रेशियो थोड़ी-सी बढ़ी है। और दूसरी बात, एप्लीकेशन खुद में एक बड़ा मुश्किल स्टेप है, आपने डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे करने हैं। आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, उसके बाद एफआरसी, एफआरसी जो नादरा से आपको मिलती है, ये 3 मंथ बाद एक्सपायर हो जाती है। ये आपने हर लेटेस्ट लेकर और उसके बाद मोफा से अटेस्टेड भी करवानी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट, और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एडमिशन लेटर, एडमिशन सर्टिफिकेट और बाकी प्रोफेसर का ये वो, मैंने एक दो यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो मैंने अपने प्रोफेसर से इसके पासपोर्ट की कॉपी और इससे स्पेशल एक लेटर लिखवा लिया था कि ये मुझे मंथली इतने डॉलर सपोर्ट करेगा। तो वो लेटर पे इसने प्रोफेसर ने अपनी स्टैंप वगैरह लगा के दी। तो ये हर चीज़ मैंने बना के फिर एम्बेसी को जब दी, तो इससे आपकी ये होता है कि जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, तो वीज़ा के लिए जब आप एप्लीकेशन अपनी प्रिपेयर करते हो, तो वो उसमें मेन चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिसको वो ज़्यादा वेटेज देते हैं कि इसमें देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वेटेज विकास भाई वो देते हैं आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, पहले तो ये नहीं होती थी पर्सनल पहले स्टेटमेंट। नहीं होती थी, लेकिन अभी मेरा ख्याल 2-3 साल से इन्होंने ये शुरू की है। अच्छा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का था और वो फील्ड स्विच करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आए हैं। उनकी, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपने स्पेशलाइजेशन का बताना होता है। तो अगर वो पर्सनल स्टेटमेंट में मैं अगर मैथमेटिक्स का सिर्फ लिखूं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लिखूं, तो वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि इसका जो था बैकग्राउंड मैथ का था, अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहा है, तो वो वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं उसमें स्पेशलाइजेशन का जिक्र कर दूं कि मेरा कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में है आगे इंटरेस्ट, और मेरा प्रीवियस भी कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में है, तो फिर वो इस चीज़ को देखेगा, वो कहेगा ठीक है। और ये मैंने, मेरे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने, जिस दिन मैं वीज़ा लेने गया हूँ, अपना पासपोर्ट वीज़ा अप्रूव होने के बाद पासपोर्ट वगैरह और डॉक्यूमेंट्स लेने गया हूँ मैं, तो मेरे साथ एक पीएचडी स्टूडेंट था। उसने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। और उन्होंने रीज़न में लिखा था कि आपके जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है इज़ नॉट क्लियर। पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो क्लियर नहीं है आपकी। अच्छा। ये रीज़न उन्होंने दे दिया आपके।
अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल पर्सनल स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि आप पर्सनल स्टेटमेंट दोबारा लिख के दें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये वो दूसरा चांस ही नहीं देते सर। तो वो जो आपका एडमिशन लेटर वगैरह वो सारा जो जहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से गया होता है, तो वो आपने सारा सबमिट करा के वो एक दफ़ा वो मतलब यूज़ हो गया ना? जी जी, वो तो फिर यूज। आप दोबारा अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, फिर आप दोबारा यूनिवर्सिटी से वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स नहीं नहीं मंगवाएं। नहीं नहीं, अगर आपका वीज़ा एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरी दफ़ा आप 3 मंथ के बाद अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, उससे पहले आप वीज़ा के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। नहीं, वो ठीक है, 3 मंथ बाद अप्लाई करेंगे, लेकिन जी जी। आपके पास वो दोबारा वो यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है ना? वो आप अटैच करेंगे तो तब। नहीं नहीं, वो जब वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है तो आपके वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपको वापस कर देते हैं। अच्छा, वो एम्बेसी वाले वो आपको वापस सारे कर देंगे, सारे बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स सारे वापस कर देंगे? डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देंगे। अच्छा, तो आप वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स वो सारे यूज़ कर सकते हैं? जी जी, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आए होते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, यही डॉक्यूमेंट्स आपको बाय ईमेल भी मिलते हैं। तो आप ईमेल का भी प्रिंट करवा के अगर ले जाएं तो वीज़ा आपको उस पर भी मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन फैमिली वीज़ा का ये होता है कि जब आप एक दफ़ा अप्लाई करते हैं ना, तो आप इंटरनेट पे चेक करते रहते हैं कि अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया, जी जी। डिनाई। जी जी, तो वो बिल्कुल। उस पे जब डिनाई लिखा आता है तो आप जाते हैं ना, तो वो फिर भी आपको पासपोर्ट ही मिलता है। ठीक ठीक या ठीक। अगर अप्रूव हो गया फिर भी आपको पासपोर्ट ही मिलता है। तो हमारा ये फैमिली वीज़ा का ये बड़ा बहुत बड़ा इशू होता है कि हमें ना यहाँ से गारंटी लेटर इनविटेशन लेटर जो है ना वो नोटराइज करना पड़ता है। बिल्कुल। स्टैम्प लगवानी पड़ती है यहाँ से, फिर आप उसको पोस्ट करते हो यहाँ से, या कोई जा रहा है पाकिस्तान तो उसके हाथ को आप दे भेजते के हैं आप। भेजते हो। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो बिल्कुल, ये टाइम। स्पाउस वीज़ा का वकास भी इशू है कि अभी खासकर पाकिस्तान में जो कोरियन एम्बेसी अभी है तो वो स्पाउस फैमिली वीज़ा वीज़ा वो बिल्कुल, दे ही नहीं रहे। हाँ बिल्कुल भी नहीं दे रहे। एक्चुअली मैंने जब अप्रैल में मैंने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए अप्लाई किया था तो उधर मुझे एक फ़ीमेल मिली थी। तो उनके हस्बैंड इधर से पीएचडी कर रहे थे, तो वो बता रही थी कि उनका स्पाउस वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। तो लेकिन कुछ मेरे दोस्त और भी हैं, उनकी शादियां हुई हैं इधर कोरिया में ही। लेकिन वो बता रहे थे कि यार स्पाउस वीज़ा पे आप ना बुलाएं, आप विजिट वीज़े पे बुला लें। विजिट वीज़ा इजीली मिल जाता है, उसके बाद फिर इधर आके आप उसको स्पाउस वीज़ा पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे भी वो केस टू केस वेरी करते हैं केस ना, टू हर केस एक वेरी को वो करता है, बिल्कुल। हर एक को वो यहाँ पे वो फैमिली वीज़ा कन्वर्ट नहीं करके दे रहे। ऐसा ही है। कईयों को जो है वो कर देते हैं, कईयों को जो है वो कहते हैं नहीं वही ना, ये आप टोटली वीज़ा वापस। ऑफिसर के मूड पे डिपेंड हाँ। करता है कि वो उसका उस दिन मूड किस तरह का है। हम्म, अगर तो मूड अच्छा है तो वीज़ा लग जाएगा, आपकी लक है। अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपने थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला और आपने ऑलवेज मोटिवेट किया। वेलकम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसी स्टोरी को जो है वो सामने रखें, फराज की स्टोरी को, और आप आज से अप्लाई करना शुरू कर दें। आपको फराज ने ब्रीफली ये भी बताया होगा कि प्रोफेसर को कैसे सर्च आउट करना है, उनकी गूगल साइटेशन देखनी है, वहाँ से आप प्रोफेसर को सर्च आउट कर सकते हैं। आप रिसर्च पेपर डाउनलोड करें, वहाँ से आप प्रोफेसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और हर जगह अप्लाई करें, और ये टारगेट रखें कि आपने अबव 100 जो है वो ईमेल सेंड करनी है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको रिप्लाई आ रहे हैं या नहीं। आपने 2-3 के बाद ये नहीं देखना कि रिप्लाई आया है या नहीं, क्योंकि उसके बाद आप जो है वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें, और हर ईमेल के बाद अपनी ईमेल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपका कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर होगा। हाँ, मतलब अगर रिजेक्शन भी आ रही हैं तो इसका ये मतलब है कि आपकी ईमेल इस काबिल है कि कोई ईमेल खोल के पढ़ता है उसको, कम अज़ कम। बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग या ज़्यादातर प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि वो ईमेल खोल के ही नहीं देखते, वो वहीं से उसको जो है स्पैम में या उसको डिलीट कर देते हैं। ऐसा ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपने इससे मोटिवेशन हासिल की होगी, और आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे होंगे। और याद रखें, ये जो सितंबर और अक्टूबर का मंथ होगा, इसमें एडमिशन बहुत ज़्यादा, तकरीबन कोरिया में सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होंगे, और इसी इन्हीं 2 मंथ में फिर क्लोज भी हो जाएंगे। तो आप जो है वो डेट वगैरह अपने कैलेंडर पे मार्क कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू।